हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञान अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सीरीज है। इसमें हम उन्हीं प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं जो पेपर में या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जाने की संभावना है। क्लास पूरा एकदम शिद्दत से लीजिए। ये सेकेंड लेक्चर है। आपके सामने पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, चलिए ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, कह रहा है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया है, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर विजिट करिए और देखिए। और अगर ये क्लास जो अभी चल रही है अगर पसंद आ जाए क्लास, तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। पूरा शिद्दत से बने रहिए। चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है ना। केमिकल नाम पूछा है किसका, विटामिन के का। पहली बात की ये जो शब्द है विटामिन ना, नाम किसने रखा, तो एक नाम लिख लीजिए, कौन, फंक नामक वैज्ञानिक ना। फंक ने विटामिन का क्या किया, खोज किया। चलिए ध्यान दीजिए। अगर विटामिन ए की बात कर लें, इसका केमिकल नाम क्या है साथियों, रेटिनाल ना। हाँ, विटामिन ए का केमिकल नाम हो गया रेटिनाल। विटामिन बी की अगर बात करें क्या हो जाएगा, थायमीन। विटामिन सी की अगर बात करें ना, एस्कॉर्बिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। और अगर विटामिन डी की बात करें ना, तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और अगर विटामिन ई की बात करें तो टेकोफेरॉल। और विटामिन के की अगर बात कर लेना तो फिलोकिनोन, ध्यान दीजिएगा, फिलोकिनोन, है ना। ये हैं विटामिन के कुछ केमिकल नाम। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, केमिकल नाम रेटिनाल। विटामिन बी से बेरी रोग होता है और केमिकल नाम क्या है, थायमीन। विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है और इसका केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है, कौन सा केमिकल नाम है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई की कमी से ध्यान दीजिएगा, जनन अंगों में क्या होती है, जनन अंगों में कमी आ जाती है, मतलब इनकी क्षमता में क्या होती है, कमी आ जाती है। और इसका नाम क्या है, केमिकल टेकोफेरॉल। विटामिन के का केमिकल नाम फिलोकिनोन। कौन सा कमी, इसके कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। ध्यान दीजिएगा। तो क्या पूछा है आपसे, विटामिन के, तो क्या होगा, फिलोकिनोन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा साथियों, ऑप्शन नंबर चौथा, इसका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। कोशिका का सिद्धांत पूछ रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिए। अगर बात करें कोशिका का, तो ये क्या होती है साथियों, किसी भी जीवन की सबसे मौलिक इकाई होती है, यानी मौलिक इकाई यूनिट होती है। क्या होता है ये, ध्यान से समझिएगा। ये अपना सारा काम खुद से क्या करती है, कर लेती है। कौन सबसे पहले ढूंढा, तो रॉबर्ट हुक ने ना। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोशिका का खोज किया, कितने सन में, 1665 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो कोशिका खोजा ना, वो क्या थी साथियों, मृत कोशिका थी, यानी मरी हुई थी। ध्यान दीजिए। एक वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक ना। हाँ, ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या किया, जीवित कोशिका को ढूंढा ना। जीवित कोशिका को कौन ढूंढा, ल्यूवेनहॉक ने, मरी हुई को रॉबर्ट हुक ने। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कोशिका का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत कौन दिया, स्लाइडेन और स्वान नामक दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर क्या किया, कोशिका का सिद्धांत दिया। क्या कहा इसमें कि जो कोई भी शरीर होगा ना, कोई भी जीव होगा, वो छोटे छोटे बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या होगा, बना होगा। यही है कोशिका का सिद्धांत। तो कौन दिया, स्लाइडेन प्लस स्वान। तो कौन सा ऑप्शन साथियों, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका सही, रॉबर्ट हुक। अभी बताए किसका खोज किया, कोशिका का, कौन सी वाली, मरी हुई, रॉबर्ट ब्राउन। इसी कोशिका में किसका खोज, केंद्रक का ना। कोशिका के केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। और ल्यूवेनहॉक की अगर बात कर ले तो क्या बताएं, इन्होंने क्या ढूंढा साथियों, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा है शरीर के सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है ना।
सबसे छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन, लेकिन कुछ चीजें बताएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। ध्यान दीजिए, अगर बात कर ले मानव शरीर में कुल टोटल हड्डियों की संख्या कितनी, तो 206। ठीक है, वयस्क मनुष्य की बात हो रही है, छोटे बच्चों की अगर बात हुई तो लगभग 300। ध्यान दीजिएगा, अब कुछ लड़के कंफ्यूज रहते हैं, सर छोटे बच्चों में 300 होता है, बड़े होते होते कैसे घट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं ना जो आपस में जुड़ के एक बड़ी हड्डी बन जाती है। ठीक है, इसीलिए हड्डियां क्या होती हैं, बड़े होते होते कम हो जाती हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कितनी हड्डियां हो गई, 206। अब देखिएगा, पूछ रहा है सबसे बड़ी हड्डी का नाम, तो हम लोग जानते हैं कौन सी हड्डी साथियों, फीमर, है ना। फीमर क्या होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, कहाँ पे होती है, जांघ में ना, कहाँ पे होती है, जांघ में होती है। ठीक, अभी ध्यान दीजिए, सबसे छोटी की अगर बात कर ले तो स्टेपिस ना, सबसे छोटी वाली हड्डी कौन सी है, स्टेपिस, ये कहाँ पे है, कान में। अब एक क्वेश्चन बनता है कि कान में कितनी हड्डियां होती हैं। सिंगल कान की अगर बात करें तो 3 हड्डियां, दोनों में मिला के कितने हो जाएंगे, 6 हड्डियां। चलिए अगला देखिए, इसी में तो ह्यूमरस कहाँ पे पाई जाती है साथियों, ऑप्शन की अगर बात करें, ह्यूमरस हड्डी ना हाथ में होती है, कहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ना, ये कौन सी वाली हड्डी है, ह्यूमरस है। ठीक है, स्टेपिस कहाँ है, अभी जस्ट बताया, कान की हड्डी है, सबसे छोटी वाली हड्डी भी यही है। फीमर की बात करें कहाँ पे है, जांघ में, सबसे बड़ी हड्डी यही है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे है साथियों, पैर में ना, घुटने से पंजे के पास तक। ध्यान दीजिए, यहाँ पे घुटना है, घुटना से यहाँ पे पंजा है ना, तो ये जो सामने वाली हड्डी है ना साथियों, यही क्या है, टिबिया। और इसी के पीछे एक हड्डी और होती है जिसको क्या बोलते हैं, फेबुला, है ना। आगे जो सामने है वो टिबिया है और जो पीछे है वो क्या है साथियों, फेबुला है। आगे जो पैरवा में देखेंगे ना, घुटने के पास गोला का होगा, इसको क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट हड्डियों के नाम हम आपको क्या किए, बता दिए। पूछ ले अगर टिबिया फेबुला कहाँ पे होते हैं, तो टांग में ही होती, कहाँ पे, हाँ, टखर यानी पटेला, पटेला यानी जो घुटना है उसी के जस्ट नीचे से लेके कहाँ तक, पंजे के पास तक सामने वाला जो हड्डी होता है जिसपे बहुत तेजी से चोट लगता है वो टिबिया है, उसी को सपोर्ट कौन प्रदान करती है, फेबुला। चलिए, तो कौन क्या क्वेश्चन पूछा था, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो गई साथियों, फीमर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों, क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था ना। न्यूट्रॉन की खोज पूछ रहा है, पहले न्यूट्रॉन होता है क्या, ध्यान दीजिए, मूल कण। देखिए एक वर्ड क्या है, परमाणु ना, परमाणु में कितने मूल कण होते हैं, 3, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा क्या होता है साथियों, न्यूट्रॉन। ये सिंबल ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। चलिए ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने ना, हाँ, जे थॉमसन ने क्या किया साथियों, इलेक्ट्रॉन का खोज किया। प्रोटॉन की अगर बात कर ले कौन किया साथियों, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया। अगर न्यूट्रॉन की बात कर ले तो कौन किया, जेम्स चैडविक ना, जेम्स चैडविक ने क्या किया साथियों, न्यूट्रॉन की खोज किया। इलेक्ट्रॉन पे अगर आवेश की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन पे बात करें तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। न्यूट्रॉन पे बात करें तो 0। देखिए आवेश सेम है बट प्रकृति क्या है, विपरीत, एक पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया साथियों, जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, तीसरा वाला सही होगा। थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। रदरफोर्ड ने क्या किया साथियों, प्रोटॉन के बारे में बताया। एक चीज और याद रखिएगा, रदरफोर्ड को नाभिक का जनक भी कहते, नाभिक का जनक, है ना। कौन से नाभिक के जनक, परमाणु के नाभिक का जनक। केवल नाभिक कर लीजिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। नाभिक क्यों, क्योंकि अभी जस्ट हम बताए थे कोशिका का भी क्या होता है, एक नाभिक होता है यानी केंद्रक होता है ना, तो वो वाला नहीं। नाभिक का खोज किसने किया, ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड ने। जेम्स चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन को ढूंढा है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो गया। बात कर ले अगर चौथे ऑप्शन की, मैडम क्यूरी की ना, तो इन्होंने क्या किया साथियों, रेडियम, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है रेडियम, जिसकी खोज किया था किसने, मैडम क्यूरी। और इनके एक हस्बैंड थे कौन, पियरे क्यूरी ना। ध्यान दीजिएगा, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, ये दोनों लोग मिलकर क्या किए, इस रेडियम को ढूंढे थे। इसके लिए इन दोनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना।
सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहले अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। किसमें पूछ रहा है साथियों? सिरका में पूछ रहा है कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए अगर फार्मिक एसिड की बात कर रहे ना तो ये किसमें पाया जाता साथियों? चींटी के डंक में ना, हाँ चींटी, लाल वाली एक चींटी होती है ना, चींटी के डंक में, बिच्छू के भी डंक में, ध्यान दीजिएगा, बिच्छू के भी डंक में क्या होता है? फार्मिक एसिड होता है। वो जो बर्रे देखे हैं ना, जो पीला पीला वाले होते हैं जो काटते हैं तो फूल जाता है ना, उसके डंक में भी क्या होता है? फार्मिक एसिड ही होता है। चलिए अगला ध्यान दीजिए, लैक्टिक एसिड की अगर बात कर रहे हैं ना तो ये साथियों किसमें? दूध और दही में पाया जाता है ना। दूध और दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि दूध की पीएच वैल्यू कितनी होती है। कमेंट बॉक्स में छापिएगा दूध का पीएच मान कितना होता है। चलिए साइट्रिक एसिड की अगर बात करें ना तो खट्टे पदार्थों में, ध्यान दीजिएगा, जैसे हो गया नींबू, है ना, नींबू तथा खट्टे पदार्थों में क्या होता है साथियों? खट्टे पदार्थ जितने होंगे, खट्टे फल ना, जो स्वाद में क्या होंगे? खट्टे, सब में क्या होंगे? साइट्रिक एसिड। अच्छा एसिटिक एसिड की बात कर ले तो यही क्या है साथियों? सिरका में पाया जाने वाला कौन? एसिटिक एसिड। एक और लिख लीजिएगा, टार्टरिक एसिड होगा ना, टार्टरिक एसिड होगा, किसमें पाया जाता है? इमली ना, हाँ इमली में, ठीक है, इमली में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। एक और लिख लीजिएगा, ऑक्जेलिक एसिड है ना, ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है साथियों? पालक में ना, किसमें? पालक में पाया जाता है। एक और छाप लीजिएगा, मैलिक एसिड है ना, मैलिक एसिड यानी मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है साथियों? सेब में ना। इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टिकोण से। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है बॉक्साइट किसका अयस्क है ना। चलिए ध्यान दीजिए, पहले किसकी बात कर लेते हैं? आयरन के अयस्क की। देखिए मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और एक है साथियों और क्या? हेमेटाइट। ये किसके अयस्क हैं? ये आयरन के क्या है? अयस्क हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगर एल्युमिनियम के अयस्क की बात करें ना तो बॉक्साइट, हाँ यही वाला ऑप्शन ना जो पूछा यहाँ पे, बॉक्साइट, ठीक है, कोरंडम, कोरंडम और एक क्या साथियों? क्रायोलाइट। ये किसके अयस्क हैं? ये अयस्क है किसके? एल्युमिनियम के। आपसे पूछा क्या है बॉक्साइट किसका अयस्क है तो किसका ऑप्शन हो जाएगा? एल्युमिनियम का। अच्छा पारा के अयस्क की बात कर ले तो सीने बार, ध्यान दीजिएगा, पारा का एक ही अयस्क है क्या? सीने बार। कॉपर के अयस्क की अगर बात कर ले तो कॉपर पायराइट, ध्यान दीजिए, कॉपर पायराइट, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट और एजुराइट। ध्यान दीजिए ये क्या है साथियों? ये क्या है? कॉपर के अयस्क हैं। क्या क्या है? कॉपर पायराइट, क्यूप्राइट और एजुराइट। ये किसके अयस्क हो गए? कॉपर के। पूछा क्या था क्वेश्चन? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका हो गया ऑप्शन? एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? ऊर्जा का मात्रक है। ध्यान दीजिए, ऊर्जा के अगर मात्रक की बात करें तो ऊर्जा का मात्रक साथियों किसके मात्रक के समतुल्य कार्य के, क्योंकि कार्य ही एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें कार्य के मात्रक की तो क्या होता है साथियों? जूल होता है ना, जूल होता है कार्य का मात्रक। कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में, ठीक है। और अगर सीजीएस पद्धति की बात कर लेना तो ध्यान दीजिएगा कार्य का मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। आपसे क्या किया है? कह रहा है ऊर्जा का मात्रक पूछा है तो जूल और अर्घ दोनों सही है, बट यहाँ पे कोई चीज नहीं कहा है कि एसआई बताइए सीजीएस में। तो ऑप्शन से चलते हैं। वाट किसका मात्रक है? ये शक्ति का मात्रक है। शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक क्या है? वाट। जूल देखिए यहाँ भी क्या बताया? जूल किसका मात्रक हो जाएगा? ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा? सही। न्यूटन किसका मात्रक है साथियों? बल का मात्रक है, या फिर किसका बोल सकते हैं? भार का। क्या मात्रक है? न्यूटन। पास्कल की अगर बात कर लेना तो ये किसका मात्रक है साथियों? दाब का, ठीक है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। कहीं कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्या चीज? प्रतिबल, है ना। तो प्रतिबल का भी मात्रक क्या होता है? पास्कल ही होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी भी वस्तु का भार कहाँ पर शून्य होता है? ध्यान से समझिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किसी भी वस्तु का भार कहाँ पे शून्य होता है? अगर भार की बात करें तो अभी जस्ट बताएं, ये क्या मात्रक क्या होता है साथियों? न्यूटन होता है। मतलब यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का क्या है साथियों? बल है। किसके द्वारा लगाया गया? पृथ्वी द्वारा लगाया गया अपनी केंद्र की तरफ क्या है? ये बल है। कौन? भार। अगर बात कर लें कहाँ पे शून्य होता है भार का, पहले फार्मूला क्या होता है लिख लीजिए। W बराबर क्या? M इंटू जी।
भार बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वैल्यू कितनी होती है पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ध्यान दीजिएगा, यही वैल्यू पृथ्वी के कहाँ पे साथियों, पृथ्वी के केंद्र पर ना ये वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। कहाँ पर, पृथ्वी के केंद्र पर। मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है, अंडा बन गया, बस समझ लीजिए क्या ये पृथ्वी है, इसके ऊपर जाइएगा ना तब भी जी की वैल्यू में क्या होगा, कमी, यानी ऋणात्मक होता जाएगा। ऊपर जाइएगा तब भी क्या होगा, जी की वैल्यू घटता जाएगा। और इसके नीचे भी जाइएगा ना तब भी जी की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। और इसके केंद्र पे चले जाइएगा तो जी क्या हो जाएगा साथियों, जी जीरो हो जाएगा। और अगर सोचिए इसी फार्मूले में इसके जगह जीरो रखा जाए, यम गुणते जीरो, तो W बराबर क्या मिलेगा, जीरो। मतलब आंसर क्या सही होना है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होने के कारण किसी भी वस्तु का भार क्या होगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तीसरा वाला। अच्छा, सतह पे बात करें तो अभी बताया कितना होती है जी की वैल्यू, यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए चंद्रमा पे अगर बात कर लेना साथियों, तो चंद्रमा पे क्या होता है, किसी भी वस्तु का भार न चंद्रमा पर कितना होता है, ध्यान समझिएगा, पृथ्वी पर भार का 6वां भाग होता है। मतलब अगर कोई सी वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना है, 60 न्यूटन, तो वह इसका 6वां भाग 6 से भाग दे दीजिएगा, कितना न्यूटन होगा चंद्रमा पर भार, 10 न्यूटन। यानी पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू 9.8 है ना, इसी 9.8 में क्या करिएगा, 6 से भाग दे दीजिएगा, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू क्या होगी, निकल कर आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहे हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम पूछा है। अच्छा, बात कर ले ट्रांसफार्मर की, तो ये क्या करता है, वोल्टेज कन्वर्टर है। क्या है, वोल्टेज कन्वर्टर, यानी विभव परिवर्तक है। कौन, ट्रांसफार्मर। मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कर सकता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। डायनेमो को अगर बात कर ले साथियों, तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, ध्यान से समझिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को यह किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और ये सेम काम किसका करता है साथियों, हाँ, जनरेटर का ना, जनरेटर का सेम काम यही करता है। जनरेटर को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं ना, जनित्र का काम, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी डायनामो या फिर जनरेटर। मोटर क्या करता है साथियों, मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा में ना। विद्युत ऊर्जा किस में चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। और सोलर पैनल क्या करता है साथियों, प्रकाश की ऊर्जा को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में ना। प्रकाश की ऊर्जा किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में। आपसे पूछ क्या रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा हो गया साथियों, मोटर हो गई ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 मोटर इसका करेक्ट आंसर है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। साथियों, आज का क्वेश्चन जितना था हम आपके सामने रख दिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।